साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारी ये क्लास है साथियों, एलडीसी की क्लास नंबर 6 है और इसमें हम लोग अलजेब्रा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिससे पिछले जो एलडीसी के एग्जाम हुए उनमें 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। यानी 2 मिनिमम सवाल है, मैक्सिमम 3-4 भी कभी कभी मिले हैं, या एक तो कम से कम मान के चलिए सवाल आएगा इस टॉपिक से। कैसा आएगा, उन सवालों की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जिस टॉपिक को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण निकाय, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टॉपिक आज का हमारा रहेगा और इस क्लास में, पूरी क्लास में, एक ही क्लास में इसको खत्म करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बस इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 3-4 बार। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये बात तय मान लीजिए। तो साथियों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जो साथी हमारे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही अपने बहुत सारे साथियों तक जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम लोग सबसे पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होती है। तो साथियों, अगर डेफिनेशन की आप बात करेंगे तो ये हमारा टॉपिक है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म से, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म ए सिस्टम। एक सिस्टम बनाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की, युगपत। साइमल्टेनियस को हिंदी में युगपत बोलते हैं। युगपत रैखिक समीकरण निकाय का एक सिस्टम होता है। दो चरों में रैखिक समीकरण निकाय को, एक युग्म को युगपत रैखिक समीकरण प्रणाली कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद यह है कि जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म का सामान्य रूप क्या होता है। तो जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो जनरल फॉर्म होता है साथियों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन है और दो चर में होना चाहिए, इसलिए दो चर है, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो वेरिएबल, दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है। हम इसमें एक एक बात को समझते हैं। भाई ये लीनियर का क्या मतलब है? ये लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर बोले या हिंदी में रैखिक का क्या मतलब है? रैखिक का मतलब होता है चर की घात एक होना, चर की अधिकतम घात एक। अधिकतम घात अगर एक है तो वो कहलाएगा लीनियर। समझ गए? अब टू वेरिएबल का क्या मतलब है? दो चर का क्या मतलब है कि इसमें दो चर होंगे, और वो दो चर कौन से होंगे? एक्स और वाई। और भी कुछ भी ले लो आप, एक्स और वाई के अलावा डब्ल्यू वाई जेड ले लो, डब्ल्यू एक्स ले लो, कोई भी दो चर। जनरली आपको एक्स और वाई दो चर मिलेंगे। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख दी लीनियर दो चर में, और एक और हम इसमें पढ़ेंगे, यानी हम इसमें दो चरों में दो रैखिक समीकरण निकाय को पढ़ेंगे। तो दूसरा क्या होगा? दूसरे को मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया a2x प्लस b2y प्लस c2। ये इसका जनरल फॉर्म होता है ना। इसे आपको ध्यान रखना है कि ये इसका जनरल फॉर्म है। ये इसका जनरल फॉर्म, इस जनरल फॉर्म में कुछ खास बातें हैं कि जो ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, ये सारे रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या हो सकते हैं। इसका मतलब वेयर a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर, ये हमारे पास वास्तविक संख्याएं होंगी सारी। ठीक है, इसका जरूर आपको ध्यान रखना है कि ये वास्तविक संख्या होगी। इनमें से तीनों का जीरो होना जरूरी नहीं, तीनों जीरो नहीं हो सकते हैं। मतलब एक a1 या b1 में से कोई एक जीरो होगा चलेगा, पर दोनों अगर जीरो हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये c1 अगर तीनों जीरो हो गए तब तो ये जीरो आ जाएगा, मतलब वो लीनियर रहा ही नहीं और वेरिएबल भी नहीं रहे। तो बस आप तो खाली इतना ध्यान रखो कि तीन, ये जो सारे लिखे हुए नहीं, सारे कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। सर ये जनरल फॉर्म समझ में आ गया, इसके मेथड क्या क्या है? मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं? विधियों को बहुत ध्यान से समझना है। हालांकि इनके शॉर्टकट तरीके हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से अपन कर सकते हैं, लेकिन
अभी आप देख पा रहे हैं बोर्ड का जो पैटर्न है नया, उस नए पैटर्न में बोर्ड आपसे मेथड क्या है उसके भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो मेथड बताओ। तो आपको मेथड भी आना बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, प्रतिस्थापन करना है, यानी एक से किसी एक चर का मान उठाओ, एक समीकरण से उठाओ दूसरे समीकरण में रखना है, ये कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापन, दो सवाल है, दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को करते हैं, आइए। तो पहले क्वेश्चन में आपको पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस 5y बराबर में -1, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई बराबर -1, ये भी -1 है, समीकरण नंबर 2। अब मैं आपको दोनों इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में सॉल्व करके बताता हूँ। अब डिटेल में आपको वैसे आता होगा क्योंकि 10th क्लास के टॉपिक है, लेकिन मैं एक बार बताता हूँ क्योंकि डिटेल मेथड भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डिटेल में पहले सीखते हैं, बाद में इसके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तो करेंगे ही अपन। एक बार डिटेल, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का मान, x का या y का, वो मान निकालना है, दूसरे में रखना है। अब जिस इक्वेशन से आपको x या y का मान निकालना आसान है उससे निकाल के रख दो। आप कहोगे सर 2 से मान निकाल के 1 में रखना आसान है, वैसे तो आप 1 से निकाल के भी 2 में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहां से समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, तो ये पूरा प्रोसेस आ जाएगा आपके पास, है ना। एग्जाम में प्रोसेस पूछेगा ना तब भी आपको चीजें याद हो जाएगी। प्रोसेस सीखना जरूरी है, ये बोरिंग नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, y उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x का मान आएगा y -1। तो आप इस इक्वेशन में फर्स्ट में x की जगह लिख दो y-1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू y-1 माइनस का 5y इक्वल टू -1। इसको मल्टीप्लाई करो, अब तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3y -3 माइनस का 5y इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ से 3y माइनस 5y माइनस का 2y, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3-1, 3-1 2, तुम 2y इक्वल टू कितना हो गया 2, इस 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दोगे तो आपके पास y का मान आ जाएगा -1। तो ये आ गया y का मान। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपने y का मान निकाला है ना, इसको किसी भी समीकरण में रख दो, या तो 1 में या 2 में, जिसमें आपको आसान लगे। आपको सर 2 में रख दो, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, तो y का मान इसमें रख दो। अब लिखते हैं y का मान 2 में रखने पर, या 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 2 में रखोगे आप तो कितना होगा, x माइनस वाई का मान -1 बराबर -1। तो यहाँ से हो गया x, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 बराबर -1, ये 1 उधर जाके माइनस का, x बराबर कितना होगा -1 मतलब -2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो x का मान -2 और y का मान आया -1। ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। हाँ सर, एकदम ये समझ में आ गया मुझे। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है आपका, देखिए अगले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आइए जी अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको होगा कि सर इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो या तो x का मान या y का मान किसी भी एक समीकरण से निकालो और दूसरे में रख दो, जो आपको आसानी से निकलता हुआ दिख जाए उससे आप सॉल्व कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सर 1 से x का मान इसमें रख दो, x का मान आराम से निकल रहा है ना, ऐसे 2y उधर जाकर माइनस हो जाएगा। मैंने क्या किया, समीकरण किसी भी समीकरण से रख सकते हो ना, समीकरण 1 से x का मान कितना आएगा सर, 2y उधर जाके माइनस, तो माइनस का 2y -1 समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो 2 में, तो रखोगे तो कितना होगा 2 इंटू एक्स की जगह माइनस का 2y -1 -3y बराबर में 12।
अब मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, माइनस का 4y माइनस का 2 माइनस 3y इक्वल टू में 12। माइनस का 4y माइनस का 3y कि सर ये हो गया माइनस का 7y, और ये -2 उधर जाके +2, तो 12 + 2 14, ये हो गया 14। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -2। y तो आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, एक में या दो में, जिसमें आपका मन करे। तो मैंने क्या किया कि y का मान है ना समीकरण एक में रख दिया, किसी में भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहां से हो जाएगा x +2 इंटू वाई की जगह आपने लिख दिया -2 बराबर में -1। ये साथियों पूरा हो गया -4, -2 इंटू +2 -4, -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 - 1, 4 - 1 3, यानी x बराबर 3। ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी x का मान 3 आएगा, y का मान -2 आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। यही पूरा प्रोसेस है आपके प्रतिस्थापन विधि। यानी क्वेश्चन में अगर कभी पूछा जाए आपसे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण निकाय को कैसे हल करेंगे, रैखिक समीकरण निकाय को, तो एक समीकरण से x या y का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, तो उससे हमारे को जिसमें रखेंगे उसका आंसर आएगा, उसका मान फिर किसी एक समीकरण में रख दो, एक या दो में, दूसरे चर का मान आ जाएगा। ये प्रोसेस होता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले मेथड में। अगला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। हिंदी में इसको कहते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो दूसरा मेथड है विलोपन। अब विलोपन विधि जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है ना, हम इसको विलोपन विधि से करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। विलोपन विधि में क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, पूरी तरह से गायब कर देंगे, एक्स को या वाई को, जिसको आपको अच्छा लगे उसको आप हटा दो, दूसरे का आंसर आ जाएगा। और दूसरे का जैसे आंसर आएगा उसको किसी एक समीकरण में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 3x + 2y इक्वल टू में 11, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है कि सर दूसरा लिखा हुआ है 2x + 3y इक्वल टू में 4। और अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, चलो है ना। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि तो समझ में आ गया, अब विलोपन विधि। अब इसमें आप क्या करो, x या y इनमें से किसी एक को विलोपन कर दो, किसी एक को, जो आपको ठीक लगता हो। जैसे मान लो आपने सोचा कि सर y को एलिमिनेट करते हैं, तो y को अगर हटाना है तो y के गुणांक सेम करने पड़ेंगे। अब सर y के गुणांक कैसे सेम करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। इसके गुणांक से इसका जो गुणांक है ना, ये इससे गुणा कर दो इसको, और इसका जो गुणांक है ना उसको गुणा कर दो इससे। इस इक्वेशन को मतलब उल्टा गुणा करो। दूसरी वाली समीकरण का y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y का गुणांक देखो 3, इसमें पूरी इक्वेशन को आप 3 से गुणा कर दो, इसको पूरी इक्वेशन को इसके गुणांक से गुणा कर दो, इसका पूरा गुणांक कितना है 2, 2 से गुणा कर दो। ऐसा करने से गुणांक बराबर हो जाएंगे, और गुणांक बराबर होने के बाद अगर दोनों सेम साइन के हैं तो घटा दो, और दोनों अपोजिट साइन के हैं तो जोड़ दो, बस सीधा एक एलिमिनेट हो जाता है। देखो जैसे 3 से आपने गुणा किया तो कितना हो गया 9x + 6y, और 11 इंटू 3 33, पूरे को मैंने 3 से गुणा किया। यहाँ पे पूरे को सबको गुणा करना है 2 से, गुणा करोगे तो कितना आएगा 4x + 6y बराबर 8। अब देखो आप ध्यान से, ये गुणांक बराबर हो गए, दोनों सेम साइन के हैं तो घटाना है, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो जोड़ना है। तो दोनों को घटा दिया मैंने, घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का माइनस का कट गया। और 9x में से 4x घटाओगे तो साथियों बचेगा कितना 5x। और यहाँ पे 33 में से 8 घटाओगे तो आ जाएगा 25, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, ये माइनस का नंबर छोटा है। अब 5 का भाग दे दो, x बराबर कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, यानी 5। तो जो आपका x था ना वो आ गया है 5। अब x का मान जब आ गया तो इसको किसी दूसरे समीकरण में रख दो, आपका y आ जाएगा। तो चलो 5 जो है ना मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, या किसी 2 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की जगह 5, तो क्या हो गया कि सर 3 × 5 + 2 × y बराबर कितना है 11, ये हमने 11 लिख दिया।
5 इंटू 3 15, 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 2y बराबर 11 माइनस 15। 11 माइनस 15 कितना होगा? माइनस का 4। अब ये 2 का भाग दे दो तो y का मान हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2। तो ये आपका आ गया y का मान माइनस। तो देखो x और y दोनों हमने आराम से निकाल दिया। ये होता है विलोपन विधि, यानी एक को एलिमिनेट कर देना। जिसको एलिमिनेट करना है उसके गुणांक को बराबर करो, उसको बराबर करने के लिए उल्टे गुणांक में मल्टीप्लाई करो, पहले वाले गुणांक से दूसरे इक्वेशन को, दूसरे वाले के गुणांक से पहली इक्वेशन को, और फिर उनको अगर सेम साइन के तो जोड़ दो, अपोजिट साइन के तो सॉरी सेम साइन के तो घटा दो, अपोजिट साइन के तो जोड़ दो, और एक वेरिएबल आ जाएगा, फिर दूसरे इक्वेशन में रख के दूसरा वेरिएबल निकाल। ये प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि आजकल क्वेश्चन में कई बार आपसे क्वेश्चन कराने की बजाय उसके मेथड पूछे जाते हैं कि किस मेथड से सॉल्व होगा, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि सर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है 8x प्लस 5y बराबर में 9 और 3x प्लस में 2y इक्वल टू दिया हुआ है 4। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने y को बराबर किया था, मान लो आपका मन हुआ कि सर इसमें x को बराबर करिए, तो x को बराबर करने के लिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 3, और यहाँ x का गुणांक कितना है? 8। इस इक्वेशन को गुणा कर देंगे किससे? सर इस पूरी इक्वेशन को गुणा करेंगे 3 से, इस पूरी इक्वेशन को गुणा करेंगे 8 से, बस ऐसा करते हैं, आपके गुणांक हो गए बराबर। देखो जैसे इसको आपने 3 से गुणा किया तो 8 दिया 24x, इसको 3 से किया तो 5 दिया 15y, और 3 से गुणा किया तो 9 दिया 27, 8 से गुणा किया तो ये हो गया 24x प्लस 8 दूनी 16y और 4 अट्ठे 32। अब आप देखो सेम साइन के हैं दोनों, दोनों सेम साइन के, तो घटाओ तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब दोनों को जोड़ोगे तो ये तो प्लस का माइनस का कट गया, 15y प्लस का माइनस 16y, आपको होगा सर माइनस का y, 27 में से 32 घटा दोगे तो माइनस का 5, 5 से ये माइनस माइनस कट गया तो y का मान आ गया 5। ये जो y का मान आया वो किसी भी समीकरण में रख दो, 1 या 2 में, किसी भी समीकरण में रख दो, है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए किसी भी इक्वेशन में रखते हैं। तो y का मान चलो मान लो मैं पहले समीकरण में रख दिया, y का मान 8, ये हो गया 8x प्लस 5 इंटू वाई का मान 5 बराबर में 9। बस इतने में रख रहा हूँ मैं मान, और अगर मल्टीप्लाई करने वाले में रखना है तो इसमें रखना पड़ेगा, तो हम इसी में रख देते हैं ना, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 5 इंटू 5 25, उधर जाके माइनस, तो 8x बराबर 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 कितना होगा? तो 9 माइनस 25 होता है 16। तो किसका बचेगा? 16, माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब 8 का भाग दे दो इसमें, तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस के 2, तो ये x आ गया और ये आपके पास y है, तो ये आपका आंसर हुआ। और इस तरीके से हमने सेकेंड मेथड, जो सबसे बढ़िया मेथड होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का, वो है विलोपन विधि। एक मेथड सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन, एक पढ़ेंगे अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणन विधि। तो आइए अब अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये इसका नाम है। अब कैसे करेंगे वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और अगली दे रखी है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका, पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दीजिए, यानी सारे टर्म जो है ना इस साइड ले आइए आप, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, इस तरफ 0 कर दीजिए, कर दिया 0। अब आपको क्या करना है, इसको लिख दीजिए x अपोन बराबर माइनस वाई अपोन बराबर 1 अपोन, बस ये काम कीजिए। x अपोन माइनस वाई अपोन प्लस और 1 अपोन, ऐसे लिखना है, x बाय 1, y माइनस का। अब आपको क्या करना है, x का अगर सोचना है ना मान, तो x वाले को छुपा लो, इसको छुपा लिया आपने। अब इसको छुपाने के बाद जो बच गया ना, उसमें मल्टीप्लाई पहले यूं करना है, यूं,
इसका इससे मल्टीप्लाई पहले नंबर पे, और फिर उसके बाद इधर से यू मल्टीप्लाई करना है, ये दूसरे नंबर पे, और बीच में लगाना है माइनस। और किसका मल्टीप्लाई करेंगे? गुणांकों का। तो देखो b1 का पहले किस मल्टीप्लाई किससे होगा? देखो सर ऐसे करेंगे, b1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस b2 का c1 के साथ, ये प्रोसेस करना है आपको। तो क्या करेंगे? b1 इंटू c2, b1 c2 माइनस b2 c1। इसी तरह से y वाले को लेना है तो y वाले को छुपा लो, y को छुपा लिया, यहाँ सर y को छुपा लिया। अब बचे हुए का गुणांक का मल्टीप्लाई कि सर a1 का c2 से मल्टीप्लाई, a1 c2 प्रोसेस से माइनस a2 c1, a2 c1। इसके बाद अब वन वाले में आओगे तो c को छुपा लो, c को छुपा लिया। अब जो गुणांक बचे उनका मल्टीप्लाई, अब जो गुणांक बचे वो कौन से बचे कि सर ये पूरा बच गया, इस पूरे में मल्टीप्लाई पहले इसका इससे, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। जब करेंगे मल्टीप्लाई आप तो कितना आ जाएगा? फिर मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारे पास a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। बस अब आपका आंसर आ गया। एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए और एक बार इसको इसके बराबर कर लीजिए। जब इसको बराबर करोगे आप तो क्या बनेगा? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये पूरे टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आपको x निकालना है। x का मान सीधा आ गया आपके पास b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया x का मान। अब आपको अगर y का मान निकालना है तो y का मान के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सर y के लिए इन दोनों को बराबर, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस y। अब मैं माइनस को अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत आपको कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये हो गया आपके पास y, माइनस को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू में 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ से आपके पास जो y है ना वो आ गया है a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b, ये आपके पास हो गया y का मान। तो ये प्रोसेस होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि। टोटल 3 तरीके से हमने आपको सिखा दिया। अब एक मेथड और होता है, वो कहलाता है ग्राफिकल मेथड, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके आता है। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ग्राफ बना के सॉल्व करो, ग्राफ बना के जो हम चीजों को यूज करते हैं ना वो आएगा। तो ग्राफ बना के क्या क्या चीजें यूज हो सकती है वो सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो आइए सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे एक दो सवाल करते हैं। तो मैं एक सवाल तो मैं कर देता हूँ, एक आप कर लेना, दो सवाल है, एक एक मिलके अपन करते हैं। जैसे इसका दूसरा पार्ट मैं कर देता हूँ, चलिए सर सेकंड वाला पार्ट आप करिए। देखिए दूसरा पार्ट क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y, सारे टर्म को बराबर के इधर लाओ तो 17 इधर आ गया माइनस 17 बराबर 0। इस 6 को भी इधर लाओ तो क्या बन गया कि सर 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है तो x अपोन बराबर माइनस वाई अपोन बराबर 1 अपोन लिख दीजिए। हाँ सर ठीक है। अब आपको अगर x का मान निकालना है तो x वाले को छुपा लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका करेंगे इसको छुपा लिया, इनके गुणांक का, पहले इसका इससे गुणा फिर माइनस इसका इससे गुणा। चलिए करते हैं, प्लस 3 का माइनस 6 से मल्टीप्लाई माइनस 18, फिर माइनस माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगा देना। अब सर इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2 का माइनस 17 से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, और 17 दूनी 34, तो ये हो गया। अब y के लिए, तो y के लिए आप क्या करोगे कि सर y के लिए अगर करना है तो इसको छुपा लो y को। अब बचे हुए का मल्टीप्लाई, गुणांक का मल्टीप्लाई, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ पहले, फिर 3 का मल्टीप्लाई माइनस 17। जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर, गुणा करेंगे तो माइनस का 12, 6 दूनी 12, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 17, 17 3 51, वो भी किसका माइनस का 51 हो गया। अब 1 अपॉन, तो इसको छुपा लो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, 2 दूनी 4, किसका माइनस का 4, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9। समझ गया बात? अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। सर अब तो हो गया ये x अपॉन माइनस 18 माइनस 34 बराबर ये माइनस का y
अपॉन -12, ये माइनस और ये माइनस हो गया +51 बराबर 1/-13। हाँ जी, अब ये हो गया x अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 18 और 34 52, यानी हो गया 52। किसका? माइनस का। दोनों माइनस के तो जोड़ दिया हमने। यहाँ पे -y अपॉन, हाँ जी, 51 में से 12 घटाओ तो 39 बचेगा प्लस का, लेकिन ऊपर माइनस था तो मैंने ये 39। अब मैं एक काम करूँ, इस माइनस को उठा के यहाँ ला रहा हूँ, है ना। देखो मैं इस माइनस को उठा के यहाँ लगा देता हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर में यहाँ पे -1/13। अब आपको तो निकालना था एक्स और वाई का मान। देखिए एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। एकदम सिंपल है, एक्स और वाई का मान। देखिए तो मैंने क्या कहा, एक बार इसको इसके बराबर और एक बार इसको इसके बराबर। तो इसके बराबर रखोगे तो एक्स अपॉन -52 बराबर -1/13 एंड y अपॉन -39 बराबर -1/13। तो -52 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस तो काट दो, कट गया, प्लस हो गया। x बराबर हो गया 52/13 और 13 से कट जाएगा ये 4 बार, तो x का मान आ गया आपके पास 4। x की वैल्यू हो गई 4 एंड यहाँ से देखो ये माइनस माइनस भी कट गया, 39 का इधर मल्टीप्लाई, तो y बराबर कितना हो गया 39/13। 13 से काट दो, 13 तिया 39, तो ये y की वैल्यू क्या हो गई 3। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एक सवाल मैंने कर दिया, एक सवाल आप कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। इतना छोटा सवाल आता भी नहीं है कि इसको सॉल्व करो, क्योंकि ऐसा अगर सवाल आएगा तो लोग ऑप्शन से कर लेंगे। एक्स और वाई का मान ऑप्शन में रखो, 17 आना चाहिए, इसमें रखोगे 6 आना चाहिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मेथड मेरा सिखाना काम था। अब कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, वो ग्राफिकल मेथड से आते हैं। तो ग्राफिकल मेथड की अगर आप बात करेंगे ना, तो दो लाइनें हैं, दो लीनियर इक्वेशन है। तो एक रैखिक समीकरण क्या बताती है, एक रेखा को। अब एक रेखा पहली लाइन ने बताया, दूसरी रेखा दूसरी लाइन ने। अब मुझे बताए, एक रेखा को देखकर आपको क्या ख्याल आता है, एक रेखा को देखकर क्या ख्याल आता है कि वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आप कहोगे सर एक लाइन जो है, दो लाइन जो है ना, वो दो लाइनों में तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों तीनों समांतर होंगी, दोनों समांतर होगी, या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होगी, या दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है। अब इन तीनों कंडीशन के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होगा, जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उतने हल होते हैं। एक बार प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल, और एक हल आना कहलाता है अद्वितीय हल। यहाँ पे दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे पे संपाती है तो कितनी बार प्रतिच्छेद करेगी सर, अनंत बार, तो अनंत हल होंगे। दो समांतर रेखाओं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। यानी जितने प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं उतने हल होते हैं। एक दोनों लाइन एक बार प्रतिच्छेद करे, एक हल, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर संपाती है तो उस केस में एक दूसरे को अनंत बार प्रतिच्छेद करेगी, और उस केस में जो हमारे हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं। अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि रेखाएं, इसका जो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ध्यान रखना है, तीन ही कंडीशन बनेगी। इन तीनों पर बात करते हैं, आइए। अब उसमें सबसे पहला है हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम बोलिए, या कह सकते हैं संगत निकाय। कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संगत निकाय। और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जिनकी उसको कहते हैं असंगत निकाय। संगत निकाय क्या होता है और असंगत निकाय क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो साथियों, संगत निकाय का मतलब यह है कि अगर किसी समीकरण निकाय का कम से कम एक भी हल संभव है तो संगत होगा, और अगर कोई हल संभव नहीं है तो असंगत होगा। सिंपल सा ही है। तो कई बार आपसे सवाल है ना, समीकरण निकाय में पूछा जाएगा कि वो संगत है कि असंगत है, ये बताओ, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर एक भी हल है तो संगत, कोई हल नहीं है तो असंगत। अब मुझे बताओ कि सर प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं तो संगत होगी कि असंगत? संगत, क्योंकि एक हल तो आ रहा है इसका, देखो ये रहा। समीकरण निकाय अगर संपाती है दोनों तो अनंत हल है, तो हल तो है। हम तो कम से कम एक हल वाले को भी संगत बोल रहे हैं, यहाँ तो अनंत हल है, तो संगत तो होगा। लेकिन अगर दोनों रेखाएं समांतर हो जाए तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, माने कोई हल नहीं होगा। उस कंडीशन में आपकी समीकरण निकाय कैसी होगी कि सर उस कंडीशन में असंगत होगी।
तो ध्यान रखना ये दो कंडीशन है जिसमें रेखाएं संगत होगी, एक कंडीशन है जिसमें असंगत। तो वही डेफिनेशन लिखा हुआ है आपके पास, पढ़िए। ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज दैट टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन। रैखिक समीकरणों की एक निकाय को संगत निकाय कहा जाता है यदि इनमें कम से कम एक हल होता है। कम से कम एक हल है तो संगत होगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, a system of simultaneous linear equation is said to be inconsistent if it has no solution। कोई हल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। रैखिक समीकरण निकाय की एक निकाय को असंगत निकाय कहा जाता है यदि इसका कोई हल संभव नहीं होता है, तो ये कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट ना। अब आइए जरा इसके बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि सर ये जो है ना हमारे को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी टॉपिक पर आते हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है कि सर दो समीकरण निकाय है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। अब देखिए, या तो पूरा का पूरा ये जनरल फॉर्म एज इट इज होना चाहिए, है ना, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म उधर हो, तब आपको ये मेथड लगाना है। या तो ये पूरे के दोनों दोनों टर्म इधर हो, या दोनों के दोनों टर्म इधर हो। ये जो कांस्टेंट टर्म है वो, ये चीज ध्यान रखना है, या तो इधर हो या इधर हो, दोनों सेम साइड होना चाहिए। जैसे एक्स की टर्म, अगर दोनों के एक्स की टर्म इधर है तो चलेगा, या इधर लाओ, या सबसे बेस्ट आप तो कुछ मत दिमाग लगाओ कि सर मैं तो इधर है ना, हर बार जीरो लगा के क्वेश्चन करूंगा, सारे टर्म को इधर ले आऊंगा। और नहीं तो सेम सेम टर्म उधर लिखना है, या तो एक्स के दोनों टर्म उधर हो, या वाई के दोनों टर्म उधर हो, या कांस्टेंट टर्म दोनों उधर हो, तब ये मेथड लगाना है आपको, तब इधर आना है। अब करना क्या है इसमें कि सर समीकरण का संगत कब होगा, अनंत हल कब होगा, वो गुणांकों से ही मालूम पड़ जाएगा। देखिए सबसे पहले कंपेयर ऑफ रेशियो, तो आप समझ रहे हैं यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब समझ रहे हैं a1 a2 क्या होगा? x का गुणांक का अनुपात। देखो x के गुणांक का अनुपात a1 a2, y के गुणांक का अनुपात b1 अपॉन b2। अगर ये गुणांक बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा कि सर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ग्राफ याद रखना है, क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि ये दे देगा, कहेगा इस कंडीशन में कैसे ग्राफ बनेगा। आपको याद रखना चाहिए रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। अब अगर बताओ रेखाएं साथियों प्रतिच्छेदी है तो कितने हल होंगे? सर एक हल, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसने बोला अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल। अब मुझे बता, अगर एक हल है तो समीकरण निकाय संगत कि असंगत? आप कहेंगे सर हल है इसलिए संगत होगा, तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि संगत निकाय। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी अगर है तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत होगा। एक हल होगा, संगत होगा। समझ गया आप? अब आइए, अगर तीनों बराबर हो जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो आपको लग रहा है कि सर ये बराबर तो तभी होगा जब रेखाएं कैसी हो जाए? एक दूसरे पे समपाती हो। तो उस कंडीशन में रेखाएं कैसी होगी? समपाती, क्योंकि सेम ही रेखा आ जाएगी ना, कांस्टेंट का खाली फर्क होगा, रेशियो सेम है तो रेखाएं कैसी हो जाएगी? समपाती, कोइंसिडेंट लाइन। अब बताओ कोइंसिडेंट लाइन अगर आई लाइन तो कितने हल होंगे? कि सर अनंत हल होंगे, तो इसीलिए लिखा हुआ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। हल है तो समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत कि असंगत? तो आप कहेंगे सर संगत, तो कंसिस्टेंट सिस्टम, संगत निकाय। तो दूसरे कंडीशन में अगर संगत निकाय है तो तीनों बराबर होने चाहिए। इसी तरीके से अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में साथियों रेखाएं होंगी समांतर। रेखाएं कैसी होगी? समांतर। अब रेखाएं अगर समांतर है तो समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। और अगर कोई हल नहीं आता तो समीकरण निकाय इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत होता है। तो ये पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे स्लाइड का नोट्स बना लीजिए, इनको याद कर लीजिए, है ना। और बहुत सिंपल है कि सर हमको गुणांक से मालूम पड़ेगा कि कैसा होगा, है ना, क्योंकि हमें इसकी बेहद जरूरत पड़ने वाली है। और क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी टॉपिक से ज्यादा आते हैं। ज्यादा मतलब इस टॉपिक के 90% क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन से, है ना। बेहद काम का और बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अब आइए बढ़ते हैं
कुछ कुछ रैखिक समीकरण निकाय है ना समघात भी होते हैं, जैसे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, समघात रैखिक समीकरण निकाय। अब समघात कब होगा, जरा इसकी बात करते हैं। तो समघात कब होता है, अगर a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 आए, मतलब कांस्टेंट टर्म हो ही नहीं, c1 ना हो, तो वो कहलाती है समघात समीकरण निकाय। तो a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, तो इसमें c2 है ही नहीं, c2 नहीं है, c1 भी नहीं है, c2 भी नहीं है। तो इस तरह की जो समीकरण निकाय होगी, इस समीकरण निकाय को कहते हैं समघात रैखिक समीकरण निकाय। तो ध्यान रखना, समघात रैखिक समीकरण निकाय ये होता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होता है हमारे पास, है ना, जिसमें c1 c2 की टर्म 0 हो जाए। अब एक बात बताइए, अभी आपने क्या पढ़ा कि सर अभी हमने ये पढ़ा कि जब c1 c2 वाला केस है ही नहीं, तो हमको इन दो में c1 c2 की जरूरत नहीं पड़ रही, इस तीसरे में ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तीसरे में ज्यादा जरूरत पड़ रही है। कब, कि सर ये दोनों बराबर हो लेकिन c1 c2 के बराबर ना हो। जब ये c1 c2 है ही नहीं, तो हमको तो सिर्फ इसी को तो देखना है, तो इसमें दो ही केस आएंगे, एक तो ये और एक ये, और ये दोनों ही केस में समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। असंगत वाला तो c1 c2 से कंपेयर होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, समघात वाला रैखिक समीकरण निकाय, इसमें असंगत तो कुछ होता ही नहीं है जी, सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, यानी असंगत समीकरण निकाय तो नहीं होगा। समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत, इसमें संगत ही होगा। क्यों, क्योंकि कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही उसका, और वो क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0, ये तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो ये तो होगा ही होगा, और एक हल है तो संगत तो होगा। अनंत हल भी हो सकते हैं। देखिए अब इसके कंपैरिजन में, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आपने क्या बोला था कि सर रेखाएं प्रतिच्छेदी, तो लिख दिया इसने कि रेखाएं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो एक हल होगा, और वो कौन सा हल होगा, x बराबर 0 y बराबर 0। अगर समघात समीकरण निकाय का एक हल बोले तो ध्यान रखना x बराबर 0 और y बराबर 0, और समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत, कंसिस्टेंट। इसी तरीके से अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोल दे, यानी रेशियो सेम बोल दे, तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, संपाती। और संपाती रेखाएं कैसी होगी कि सर अनेक हल होंगे, यानी समीकरण निकाय संगत, यानी जीरो उसमें शामिल होगा, जीरो तो होगा ही, जीरो के अलावा भी हल होंगे। समझ गए आप बात, कब होंगे, जब रेखाएं संपाती हो। तो बस इसमें दो ही केस है, इससे भी ध्यान रखना। हो सकता है आपसे डेफिनेशन ही पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी समघात समघात रैखिक समीकरण निकाय है, तो आपको याद रखना है जिसमें c1 c2 0 हो, है ना। तो मुझे लगता है आपको पूरी बात समझ में आ गई, और दोनों स्लाइड बेहद काम किए, अच्छे से नोट्स बना के इसको प्रॉपर याद करना है। अब बात करते हैं कि इस पर सर क्वेश्चन कैसा आता है, और वो क्वेश्चन बड़े काम के हैं जो एग्जाम में हमारे को मिलेंगे। तो आइए अब एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तो साथियों पहला जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इसमें कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय ये और इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल की बात कर रहा है, क्या क्या समीकरण निकाय है, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 5, और यहाँ से 4x प्लस के वाई इक्वल टू में 10। अब देखिए मैंने क्या बोला था, या तो सारे कांस्टेंट टर्म इधर या सारे इधर हो, तो इधर दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनंत हल की बात कर रहा है, तो साथियों अनंत हल कब होता है, जब रेखाएं संपाती हो। और संपाती कब होगी, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो बराबर करिए, a1 अपॉन a2 x के गुणांक का अनुपात 2/4 बराबर b1 अपॉन b2 तो 3/k बराबर c1 अपॉन c2 तो 5/10। अब देखो ये तो बराबर 1/2, ये भी 1/2, तो हमको किसी भी एक को सॉल्व कर लो, इसको या इसको, लेकिन ध्यान रखना ये और ये सेम ही आना चाहिए, क्योंकि तीनों बराबर होना जरूरी है। आपको सर इससे कर लो सॉल्व, क्या दिक्कत है, 3/k इक्वल टू 5 से कट गया 10, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, k का 1 से मल्टीप्लाई k, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, यानी आंसर हो गया 6। तो k का मान 6 होगा, और उस k के मान 6 के लिए, यानी k की जगह 6 जब लिखोगे आप, तब ये तीनों बराबर हो जाएंगे, और उस केस में आपके अनंत हल होंगे। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच
द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। एक अवमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय के दिस और दिस के कोई हल नहीं है। देखिए समीकरण निकाय क्या क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0। कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होगा, जब रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं समांतर हो कब होती है, जब x के गुणांक का अनुपात यानी 1/5, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं तो 1 बराबर y के गुणांक का अनुपात मतलब 2/k बराबर नहीं होगा C1/C2 के, मतलब -3/7। तो आपसे k का मान पूछा है, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, तो k का मल्टीप्लाई इधर, 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो k का मान कितना आ गया सर 10। और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो k का मल्टीप्लाई इधर और ये सारे इधर आएंगे, तो इज नॉट इक्वल टू k, इधर आगे 7 दूनी 14 और अपॉन में -3। तो ये आंसर। अब देख लो ऑप्शन में क्या दिया है, k नॉट इक्वल टू -14/3 या k इक्वल टू 10। तो आप कहोगे सर 10 दिया हुआ है इसलिए आंसर हो गया k का मान, तो k का मान आ गया 10। 10 रखने पर इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, ध्यान रखना संगत है, देन द लाइन रिप्रेजेंट्स बाय टू इक्वेशन आर। यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय संगत है तो दोनों समीकरण द्वारा दर्शाई गई रेखाएं कैसी होगी। संगत है तो मुझे एक बात बताओ, आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर समीकरण निकाय सर संगत है तो इसका कम से कम एक हल तो होगा। तो कितने हल होंगे, या तो एक हल होगा, कम से कम एक में तो एक हल भी आएगा, या सर अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, है ना, अनंत हल होंगे। इसे लिख लेते हैं, अनंत हल होंगे। ठीक है, अब एक हल है तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। अनंत हल है तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती। और ये संगत है तो दोनों होंगी रेखा, प्रतिच्छेदी भी होगी और संपाती भी होगी, है ना। तो अब देखिए पहला ऑप्शन इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी सही लिखा हुआ है, यहाँ सर ये भी आंसर हो सकता है। समांतर ये तो नहीं होगा क्योंकि समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, और संगत है तो हल तो होगा, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा संपाती, कि नहीं सर ये बात सही नहीं है, हमेशा संपाती थोड़ी होगी, प्रतिच्छेदी भी हो सकती है, संगत बोला है ना आपसे, तो प्रतिच्छेदी भी हो सकती है, यानी ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यानी कि या तो प्रतिच्छेदी होगी या संपाती, तो ये बिल्कुल सही है कि संगत है तो या तो समीकरण निकाय का एक हल होगा या अनंत हल होगा। एक हल है तो प्रतिच्छेदी होगी और अनंत हल है तो संपाती। तो आंसर आएगा इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, है ना, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये था। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन के आ रहे हैं ना, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है ये, तो बेहद आसान है। अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन एकदम आसानी से बन पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए आ जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। उनका सीक्वेंस बदल गया क्या, ये पहले क्वेश्चन 4, ये तो 5 होना चाहिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। अच्छा ये सब उल्टा पुल्टा हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा शायद मुझे लग रहा 1 नहीं आया था ना, चलिए ये 1 रहा होगा, इसका मतलब वो स्लाइड के सीक्वेंस चेंज होगी। इससे पहले मुझे लग रहा अपने पास 1 नहीं आया था ना, 2, हाँ 1 नहीं आया, कोई बात नहीं 1 अब आ गया। चलिए इसको 1 को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकालिए और ये दोनों अद्वितीय हल है। देखिए ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, आपको ये है ना इक्वेशन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप तो डायरेक्ट रेशियो में चले जाया करो, लेकिन रेशियो में जाने से पहले कांस्टेंट टर्म को देख लिया करो। टर्म जो है ना वो सेम सेम टर्म, बाय एक्स की टर्म एक साइड हो, वाई की टर्म एक साइड हो, कांस्टेंट टर्म भी एक साइड हो, एक ही साइड होनी चाहिए टर्म्स, या तो इधर या इधर, या फिर अगर आपको दिक्कत लगे तो सारे टर्म को इधर लाके फिर कंपेयर करो। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में तो y का टर्म यहां दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है
यहाँ तो कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। y के सारे टर्म एक साइड, x के सारे टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म सारे एक साइड, किसी भी साइड रखो या सबको एक साइड ले आओ। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ आ जाइए, क्या बोला है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होना चाहिए। एक हल कब होगा? जब लाइन प्रतिच्छेदी करेगा। लाइन प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है। तो आइए कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 का मतलब x का गुणांक k/6, y का गुणांक -1/-2, माइनस माइनस कट गया, ये नॉट इक्वल टू है ना, तो k3 इस 6 का मल्टीप्लाई, तो k नॉट इक्वल टू 6/3, 6/2, 6/2 कट गया इससे 3 बार, तो k की वैल्यू क्या आ गई? नॉट इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? k नॉट इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जी सर, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे? इफ 2x minus 3y plus 7 and a plus b into x, a plus b minus 3 into y equal to 4a plus b represents coincident lines. Coincident मतलब संपाती। Then a and b satisfy the equation. यदि समीकरण निकाय ये और ये संपाती रेखाओं को दर्शाते हैं तो a और b उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। किस समीकरण को संतुष्ट करेंगे ये आपसे पूछा गया है। बताइए आप मुझे जरा सोच के, पहले ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करते हैं कंपेयर। आप कहेंगे देखिए सर, इसमें एक्स वाई की टर्म इधर है, कांस्टेंट इधर है, इसमें भी एक्स वाई की टर्म बराबर की इधर ही है, कांस्टेंट उधर है। अब रेखाएं कैसी है? संपाती। आप बताइए, रेखाएं अगर संपाती होती है तो अनंत हल होते हैं, और उस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होते हैं। एक काम करते हैं, तीनों को बराबर करते हैं। एक्स का गुणांक 2 और एक्स का गुणांक इधर a प्लस बी, तो 2/a+b। ठीक है सर। अगला y का गुणांक सर -3, यहाँ पे y का गुणांक माइनस ऑफ a प्लस बी -3, कांस्टेंट टर्म 7/4a+b। लेकिन मैंने आपको जो बोला था उस बात को नहीं भूलना है, कंपैरिजन करते समय, अनुपात लिखते समय सेम सेम टर्म सेम सेम साइड होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना। तो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था साफ साफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये माइनस से माइनस सर कट गया। अब आप किसी भी दो को कंपेयर कर लीजिए, कोई भी दो जो आपको ठीक लगे। मैं तो यार पता है क्या कर रहा हूँ, यार कोई भी दो ले लो यार, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, या आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, जो आपको ठीक लगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी दो ले लो। तो चलो मैंने तो इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को और इन दोनों को, है ना। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर ये हो गया 2a+2b-6। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये बन जाएगा 3a+b, 3a+3b, 3a+3b। ये 2a+2b उधर गया तो 3a-2a, 3b-2b बराबर -6। तो यहाँ से आपको a+b का मान मिल गया -6। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो गया सर 4 × 3, 4 × 3 कितना होता है? 12। तो हो गया 12a+3b इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 7a+7b माइनस में 21, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करके सारे टर्म को इधर लाओ। आपने 12 को इधर, ये 7a को इधर लाओ आप, तो आप कहोगे सर देखो 12 में से 7 घटाएंगे ना तो बचेगा 5, तो ये तो हो गया 5a। 7 भी इधर आके -3b -7b, माइनस का 4b इक्वल टू में माइनस का 21। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप है ना ए और बी निकालो। तो ए और बी निकालने के लिए मैंने क्या किया, अब देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गया, तो आप कहोगे सर ये इसका बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। उसमें हम क्या करते हैं, गुणांक को बराबर कर देते हैं। तो मैं b के गुणांक को बराबर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस का 4b है तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 4a+4b -24। इसको पूरा इसके नीचे 5a -4b इक्वल टू में -21, दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दो को विपरीत चिन्ह के, इसलिए जोड़ दिया। तो माइनस का 4b प्लस का 4b कट गया, 4a+5a सर 9a इक्वल टू -24 और -21, माइनस के 45, 9 का भाग दे दो तो a का मान कितना आ गया? माइनस का, a का मान आ गया -5। अब एक काम करिए आप
ए का मान आ गया ना -5, तो अब आप एक काम कर सकते हैं सर, ए का मान है ना यहाँ रख दो किसी भी समीकरण में, यहाँ पे -5 रखा, -5 इधर आके +5 हो गया, तो +5 हो गया तो बी का मान कितना आ गया -6 + 5, तो -6 + 5 कितना होता है -1, तो बी का मान आ गया -5 -1। अब ए और बी का मान जिस समीकरण को संतुष्ट कर दे वो आपका आंसर है। आपने क्या किया सर, मैंने ना इस ए की जगह लिखा -5 और बी की जगह लिखा -1, ये तो -5 -5 -10 हो गया, जबकि जीरो लाना है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरह ए का मान लिख दो यहाँ पे -5, तो यहाँ -5 और बी की जगह -1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर देखो ये माइनस का 25, ये माइनस का 1, -26, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ रखो ए का मान -5 और बी का मान रखा तुमने -1, माइनस का 1, माइनस माइनस +5 और -5 जीरो आ गया, यानी यही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस पर बनते हैं, प्रैक्टिस करना है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। The value of k for which the system of equation this and this has non-zero solution। ध्यान से सुनिए, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय ये और ये का एक अशून्य हल है, अशून्य हल है। अब देखिए ये समीकरण निकाय कैसा है, तो आप तुरंत देखते पहचान गए क्या कि सर ये तो समघात समीकरण निकाय है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं दोनों में। देखो आप, x + 10y = 0, तो सर ये तो समीकरण निकाय समघात समीकरण निकाय है, और समघात समीकरण निकाय का एक हल 0 तो होता ही है, लेकिन ये कह रहा है 0 के अलावा सोचना है, तो अगर 0 के अलावा इसके हल है तो अनंत हल होंगे। 0 के अलावा, 0 तो एक हल होता ही है इसका, क्योंकि दो ही तरह के हल आते हैं समघात में, या तो अद्वितीय हल या अनंत हल। तो अगर इसने बोला है कि शून्य, अगर अद्वितीय हल है तो 0 होगा उसमें डेफिनेटली, 0 के अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये कह रहा है 0 नहीं है, नॉन जीरो है, इसका मतलब समीकरण निकाय के हल कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। और अनंत हल होते हैं तो क्या होता है कि सर a1/a2 = b1/b2 होता है। इससे इसको आपने काट दिया तो आ गया 1/5। साथियों यहाँ से k का 1 से मल्टीप्लाई k, 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15, तो k बराबर आ गया। ओके, आंसर नहीं 3 5 k 10, गड़बड़ हो गया क्या कहीं? ओहो, 5 से 10 कटेगा तो 1/2 आएगा ना, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ 1/2 आएगा, 1/2, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ से आपका जो आंसर है ना वो हो जाएगा k का मान 6, आंसर आ गया आपका 6। सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। समीकरण निकाय ये और ये के अनंत हल है, तो ए और बी बताओ। अनंत हल होते हैं तो सर रेखाएं संपाती होगी, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है। a1/a2 क्या होगा, x के गुणांक का अनुपात। लेकिन उससे पहले सर x के सारे टर्म इधर हैं क्या, है बिल्कुल। y के सारे टर्म इधर है क्या, हाँ है। कांस्टेंट टर्म सारे उधर है क्या, है। मतलब सेम टर्म सेम साइड होना चाहिए। तो आप रेशियो ले लो आप, 2/a+b, 2/a+b बराबर 3/2a-b बराबर 7/21। 7/21 कट के हो जाएगा 1/3। अब आप किसी भी दो को ले लो, उससे आप ए बी निकाल दो। आपने क्या किया कि सर मैं एक तो इन दोनों को ले लिया, एक बार मैंने इन दोनों को ले लिया। तो जब इन दोनों को लोगे बड़े वाले को, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई सर 6, 3 दूनी 6, a+b का 1 से मल्टीप्लाई a+b। अच्छा आगे चलिए, अब जरा इन दोनों को लो, इन दोनों को। सर 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9, और 2a-b का 1 से मल्टीप्लाई 2a-b। और अब कहोगे सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब आप सर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, या ऑप्शन से बी का मान रख के देख लो कि सर ऑप्शन में ए और बी का मान रखने पे इसमें 6 आना चाहिए, इसमें रखने पे 9 आना चाहिए, तो भी आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप सॉल्व कर लो। आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो सर गुणांक बी के बराबर है, और विपरीत चिन्ह के तो जोड़ दो, तो ये तो कट गया, ये हो गया 3a, और ये 9 और 6 को जोड़ोगे तो 15। तो यहाँ से ए का मान कितना आया सर, 3 का भाग दे दो तो ए का मान आ गया 5। ए का मान 5 होने का मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब या तो सी है या डी है।
अब जरा ए का मान 5 यहाँ रख दो, 5 यहाँ रखोगे तो उधर जाके माइनस, 6 माइनस 5 1, यानी बी का मान कितना मिल गया आपको, और बी का मान 1 मिल गया, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यानी ए बराबर 5 होगा और बी बराबर 1 होगा। ये आपका सही आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन के इज। इनकंसिस्टेंट बोला है, मतलब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, और कोई हल अगर नहीं है, आपको इतना आइडिया हो गया कि सर कोई हल नहीं होने का मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर है, तभी तो समीकरण निकाय असंगत होगा। अब देखिए रेशियो लीजिए आप, तो पहले देख लो क्या सेम सेम टर्म सेम सेम साइड है, कि हाँ सर है, तो x का गुणांक का अनुपात लो आप पहले, तो 3/2k-1 ये हो गया a1/a2 b1/b2 1/k-1 c1/c2 1/2k+1। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसी भी दो को ले लो यार, कि चलो इन दोनों को ले लिया, या इन दोनों को, किसी को भी ले लो, इन दोनों को ले लो, ठीक है, हो गया सर। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई, सर 6 ओहो ये बराबर नहीं होने चाहिए ना, हाँ ये बराबर नहीं होना चाहिए। आपसे तो के पूछा है, सिंपल के का मान हो किसके बराबर होगा ये पूछा, तो आप बराबर वाले से निकाल दो यार, फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों से ही निकाल दो आप के का मान, इन दोनों से निकालोगे तो के का इससे मल्टीप्लाई, इस पूरे का इधर मल्टीप्लाई, सर 3k-3 इसका मल्टीप्लाई इधर 2k-1। अब एक काम करो, 3k को इधर ले आओ, -3 को उधर ले जाओ, तो 3k 2k इधर आके माइनस का, 3k-2k, 3 उधर जाके प्लस का, 3-1, इसमें से इसको माइनस करेंगे k, और ये हो गया 2, तो k का मान कितना आ गया 2, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। k का मान निकालना था, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू पूछा है ना आपसे, k इक्वल टू कितना होगा, तो k इक्वल टू वाले से आएगा, नॉट इक्वल टू वाले से तो नॉट इक्वल टू आएगा, यानी अगर पूछा होता k इज नॉट इक्वल टू तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते, है ना, ये ध्यान। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। समीकरण निकाय ये तथा इसमें अनंत हल हो तो इसके ए और बी में संबंध पूछा। अनंत हल है, अनंत हल कब होंगे, इसे जब रेखाएं संपाती होगी, और रेखाएं संपाती कब होगी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ऐसे 10-12 क्वेश्चन करेंगे ना, सारे चीजें याद हो जाएगी कि कब किस कंडीशन को लगाना है, प्रैक्टिस से चीजें याद रहती है ना। a1/a2 तो आप पहले देख लो कि क्या सेम सेम टर्म सेम सेम साइड है, हाँ सर है, सारे एक्स के वाई के टर्म इधर है, कांस्टेंट उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो ले लो आप, आपको कैसे 2/2a इक्वल टू 3/y के कोफिशिएंट का रेशियो a+b, और कांस्टेंट टर्म है सर 7/28, ठीक है, ये 2 से 2 काट दो, आपको तो ए और बी में रिलेशन निकालना है, ए और बी में रिलेशन, तो एक काम करते हैं, ए और बी में रिलेशन इन दोनों से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी का मान भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ रिलेशन से मतलब था, तो इसीलिए इन दोनों से आ गया कि सर यहाँ 1 बचा, इसका मल्टीप्लाई इधर a+b, इसका मल्टीप्लाई इधर सर 3a, तो a को उधर भेज दो, तो b बराबर कितना हुआ 3a-a, 3a-a कितना होता है, ये सर 2 है, तो ये आ गया b बराबर 2 है, तो b बराबर 2 है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ रिलेशन निकालना था, वैल्यू निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं अपन, इन दोनों से a आ जाएगा, इन दोनों में a का मान रख दो b आ जाएगा, तो सिंपल, आप कुछ भी पूछे निकाल सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में, the value of k for which the system of equation this and this has no solution। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का इसका तथा इसका कोई हल नहीं है। देखिए समीकरण निकाय क्या दिया हुआ है साथियों, x+2y बराबर 5, और दूसरा समीकरण क्या है कि सर 3x+ky, मैंने इस 15 को इधर था ना, क्योंकि सेम साइड करना है कांस्टेंट, तो या तो 5 को इधर लाओ या 15 को उधर भेज, तो मैं 15 को चलो उधर भेज देता हूँ, माइनस का हो गया 15। आपको क्या बोला है समीकरण ने, क्या है कि कोई हल नहीं होना चाहिए, कोई हल कब नहीं होगा, जब रेखाएं समांतर होगी। अगर रेखाएं साथियों समांतर है तो उस कंडीशन में a1/a2 सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम a1/a2 लेके चलते हैं, सर 1/3 इक्वल टू 2/k
और हमको k इक्वल टू पूछा है, k का मान पूछा है, मतलब k इक्वल टू क्या होगा ये पूछा है, नॉट इक्वल टू नहीं पूछा है। तो हम इसी से निकाल लेंगे आंसर, नॉट इक्वल टू वाले की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, वैसे भी देख लो ये बराबर नहीं है क्योंकि -1/3 आएगा, तो k की वैल्यू, k का 1 से मल्टीप्लाई k, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, यानी आंसर होगा k बराबर। तो आपका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 6। साथियों आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें एक एक बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हमने इसी के साथ आपका दो चरों में रैखिक समीकरण निकाय वाला टॉपिक कंप्लीट किया। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको फिर कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन के आप नोट्स बनाइए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल सहानी मैथमेटिक्स पे इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही अगर इस चैनल से पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहुत सारे साथियों तक शेयर कीजिए। डेफिनेटली हम लोग इस चैनल पे आने वाले चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स की क्लासेस हम लोग यहाँ पर लाएंगे। यानी मैथ्स का आपका सारा सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म से, एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और कहीं से भी बेहतर क्लास मिलेगी, किसी भी पेड कोर्स से आप पढ़िए, वहाँ से आपको बेहतर क्लास जरूर मिलेगी। जल्द ही हम लोग सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए भी मैथ्स के कोर्स लाने वाले हैं। तो जो साथी हमारे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी इस क्लास को शेयर कीजिए, इस मैसेज को शेयर कीजिए कि अब सेकंड ग्रेड की मैथ्स की क्लास भी बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। तो साथियों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।